हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? कैरियर विश में आपका स्वागत है। ये सीरीज साइंस सीरीज है जिसमें हम बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं और बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। इसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम लोग हार्ट जब पढ़ेंगे तो अच्छे से बात करेंगे। हाँ, आपको बता देना चाहते हैं इस चैप्टर से जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है जिसमें ये चैप्टर आता है उसमें ये क्वेश्चन इससे आने वाले क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेंगे। सो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और पढ़कर रिवीजन कर लेना, ठीक है। और हो सके तो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं उसका प्रीवियस क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करने वाले हैं अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? पहला क्वेश्चन यही आ जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज कंडक्टेड बाय हार्ट, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का संचालन हृदय के द्वारा होता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। एक अच्छा सा छोटा सा ओवरव्यू बन गया, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, क्योंकि यह कंडक्टर किससे होता है तो हार्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग हार्ट पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे, मतलब हम लोग को पढ़ना है जिसमें ब्लड के बारे में पढ़ना है, यानी ब्लड यानी रक्त, ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब, हार्ट यानी हृदय, ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, ठीक है। एक को क्या कहा जाता है? पहले वाले को कहा जाता है ओपन सिस्टम, सेकंड वाले को कहा जाता है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम यानी खुला तंत्र, क्लोज सिस्टम यानी बंद तंत्र। खुला सिस्टम और बंद तंत्र में हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या है। चलिए, तो हम लोग को ध्यान देना होगा कि ओपन सिस्टम में नस, जैसे हम लोग के बॉडी में नस पाई जाती हैं, लेकिन ओपन सिस्टम में नस नहीं पाई जाती हैं, और बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज सिस्टम में नस पाई जाती हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें ओपन सिस्टम में यानी खुला तंत्र में आपको रक्त वाहिका पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रक्त वाहिका पाई जाती हैं। लेकिन बंद तंत्र में रक्त वाहिका नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। बंद तंत्र में रक्त वाहिका पाई जाती हैं, लेकिन खुला तंत्र में रक्त वाहिका नहीं पाई जाती हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसमें रक्त वाहिका पाई जाती हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं ब्लड डायरेक्टेड कनेक्ट टू टिश्यू, यानी आप कह सकते हैं कि रक्त ऊतकों से संपर्क में होता है। आप इमेजिन करिए, जैसे हम लोग के शरीर में नस है, नस के माध्यम से रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन नस नहीं होता तो रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन कैसे? ऊतकों के माध्यम से। उसी तरह ऑर्थोपोडा संघ में जैसे तितली हुआ, मकड़ी हुआ, मच्छर हुआ, मक्खी हुआ, इसमें नसें नहीं पाई जाती हैं। जैसे हम लोग नस पाई जाती हैं, इसमें नसें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें इस बात को ध्यान दीजिएगा। नसें पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं? बंद परिसंचरण तंत्र में नसें पाई जाती हैं। जैसे एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, जितने भी जानवर हैं और मानव, इसमें रक्त वेसल्स पाई जाती हैं, यानी नस पाई जाती हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बस सबसे बड़ा अंतर यही था। अब लोग हम बात कर लेने वाले हम लोग ब्लड के बारे में। ब्लड यानी रक्त। पहला क्वेश्चन आता है कि कनेक्टिव टिश्यू किसे कहा जाता है? आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। ब्लड को संयोजी ऊतक कहा जाता है। संयोजी ऊतक किसे कहा जाता है? ब्लड को संयोजी ऊतक कहा जाता है। इट सर्कुलेट्स ऑक्सीजन, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स इन होल बॉडी, यानी ब्लड क्या करता है तो हमारे शरीर में जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में पेट में जाता है और डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने से जो हमें एनर्जी मिलती है वह एनर्जी ब्लड में मिक्स हो जाती है, और मिक्स होकर वह पूरे शरीर में फैल जाती है, ठीक है। इसका काम यही है कि शरीर से जो भोजन हम लोग करते हैं उससे जो एनर्जी पचने के बाद जो एनर्जी मिलती है उसको ग्रहण करके पूरे शरीर में फैला देना, इसका काम है रक्त का, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त का पीएच पूछ लेता है, रक्त का पीएच कितना होता है? तो आप ध्यान दीजिए, रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच 7.4 होता है। यह कैसा होता है? तो यह बेसिक क्षारीय होता है, ठीक है। रिवीजन, ठीक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है,
यह पूरे शरीर में क्या करता है, पोषक तत्वों को, ऊर्जा को, ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, इसका पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है। यह कैसा होता है, एक क्षारीय होता है। अब हम लोग चलिए आगे बात करते हैं। पंपिंग ऑफ ब्लड यानी रक्त को पंप करना, हार्ट, हृदय। आप कह सकते हैं कि रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है, तो रक्त को पंप करने का कार्य हृदय करता है। कौन करता है, हृदय रक्त को पंप करने का काम करता है। चलिए इस बात को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, रक्त पंप कैसे करता है, हृदय रक्त को पंप कैसे करता है, देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हम लोग का हार्ट है। ठीक है, ये क्या है, सॉरी, ये हम लोग का हार्ट है। ये हार्ट हुआ। हार्ट जब सिकुड़ता है, ठीक है, क्या करता है, श्रिंक करता है यानी सिकुड़ता है, तो रक्त, ये एरोटा है, इसे महाधमनी कहा जाता है। इसी के माध्यम से रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। इस बात को, जब रक्त सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता फैलता है, उससे क्या कहा जाता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त को पंप करता है और पंप करके पूरे शरीर में फैला देता है। पंप करता है, तेज़ी से शरीर में ब्लड फैलता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रक्त का निर्माण कहाँ से होता है। ठीक है, आप याद रखिए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस समय भ्रूण, इम्ब्रियो भ्रूण में रक्त का निर्माण इम्ब्रियो की लीवर से होता है। इम्ब्रियो में लीवर डेवलप हो चुका रहता है, उससे रक्त का निर्माण होता है। लेकिन वही जब हम लोग हुए, बच्चा हुआ, छोटा सा बच्चा जो माँ के गर्भ में ना हो, वो तो जब वो गर्भ में है तो भ्रूण है, लेकिन जब वो पैदा हो गया तो क्या है, बच्चा है, उसमें रक्त का निर्माण कहाँ से होता है, तो अस्थि मज्जा यानी हड्डी होता है। हड्डी के अंदर लाल कलर का एक छोटा सा, सॉरी, लाल कलर का तरल सा गाढ़ा सा चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको बोन मैरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोन मैरो कहा जाता है। उससे रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। इम्ब्रियो में कैसे होता है, किस में होता है, जब बच्चा भ्रूण हो तो उसमें रक्त का निर्माण लीवर से होता है। लेकिन वयस्क यानी चाइल्ड, सॉरी, एडल्ट चाइल्ड यानी आप कह सकते हैं बच्चा और वयस्क में रक्त का निर्माण बोन मैरो से होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा हम लोग इमेज से देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा समझ में आ जाएगा आपको। आप इस इमेज को देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें आपको बोन दिखाई देगा। ठीक है, बोन यानी हड्डी, आपको हड्डी दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये बोन है। इसमें ध्यान से इसको देखिए, यहाँ देखिए, इसके अंदर रेड कलर का आपको दिख रहा है, यही बोन मैरो है। क्योंकि ये हड्डी में तरल पदार्थ लाल कलर का चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है, वो बोन मैरो होता है। इसी से रक्त का निर्माण होता है हमारे शरीर में। ठीक है, देख लिए। चलिए फिर आगे आप बढ़ते हैं। इम्ब्रियो यानी भ्रूण में रक्त का निर्माण लीवर यानी यकृत से होता है। ठीक है, ये वही बच्चा यानी वयस्क में रक्त का निर्माण लीवर से होता है। ठीक है, लीवर से होता है, सॉरी, भ्रूण में लीवर से होता है और बच्चा वयस्क में अस्थि मज्जा से होता है। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में रक्त कितना लीटर पाया जाता है ऑन एवरेज। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मानव शरीर में रक्त कितना पाया जाता है, 5 से लेकर 5.5 लीटर ऑन एवरेज है पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 5 से लेकर 5.5 लीटर, ये एवरेज है, फिक्स नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं, रक्त का निर्माण देख लिए, कितना शरीर में रक्त पाया जाता है ये भी देख लिए, बच्चे में कहाँ से निर्माण होता है, एडल्ट में कहाँ से निर्माण होता है ब्लड का। अब बात करते हैं ब्लड कहाँ स्टोर होता है। ठीक है, कहाँ संग्रहित होता है, इस बात को भी हम लोग देख लेते हैं। ब्लड स्टोर कहाँ होता है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में। कहाँ होता है, स्प्लीन में ब्लड का निर्माण स्टोर होता है। स्प्लीन को क्या कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्टार लगा देते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, इसके बाद स्टार लगाते हैं। किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। रक्त मानव शरीर में संग्रहित स्प्लीन में होता है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, प्लीहा। क्या कहा जाता है, बोलिए, प्लीहा। प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, यानी शरीर का रक्त बैंक। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को, यानी स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा स्प्लीन को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। आप देखिए, ये क्या रिप केस है, सॉरी, ये रिप केस है, जो हड्डी दिख रही है यहाँ पे, ये रिप केस है। इसके अंदर देखिए, ये मैरून कलर का या कत्थी कलर का, आप जो भी कहे समझिए। ठीक है, इसमें पाया जाता है, इसी को कहा जाता है स्प्लीन, यानी इसमें ही
स्प्लीन में ही रक्त संग्रहित रहता है। इसी को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, यानी रक्त का बैंक, ठीक है, कहा जाता है इसको। इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए आप आगे बढ़। आप जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो आप देखते हैं कि ब्लड बैंक होता है, उसमें ब्लड बैंक स्टोर, यानी उसमें रक्त को स्टोर करके रखा जाता है। क्या आप जानते हैं रक्त को स्टोर कैसे करके रखा जाता है? चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ब्लड को कैसे स्टोर करके रखा जाता है कि रक्त खराब नहीं होता है, वो फिर से किसी दूसरे मानव में चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। रक्त में सोडियम ऑक्जेलेट, क्या बोलिए आप? सोडियम ऑक्जेलेट बोलिए अभी, सोडियम ऑक्जेलेट। ब्लड में सोडियम ऑक्जेलेट मिलाकर उसको 4 डिग्री सेल्सियस, बोलिए 4 डिग्री सेल्सियस, बोलिए 4 डिग्री सेल्सियस पे रख कर 40 दिन तक से, कितने दिन तक से? 40 दिन तक से उसको प्रिजर्व यानी संरक्षित रखा जा सकता है। उसके बाद 40 दिन के अंदर में ही उसको किसी और मानव को, यानी पेशेंट को जिसको ब्लड की ज़रूरत है, उसको डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ब्लड में आप कह सकते हैं ब्लड में सोडियम ऑक्जेलेट मिलाकर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 40 दिन के लिए संरक्षित किया जाता है। 40 दिन के अंदर में उसको जिस पेशेंट को ज़रूरत है उसको डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि लैब में ब्लड को संरक्षित रखने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? सोडियम ऑक्जेलेट। क्वेश्चन यही आता है। चलिए थोड़ा हम भी इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से, कैसे संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। आप इस इमेज को देखिए, इसमें सोडियम ऑक्जेलेट मिलाकर इसमें ब्लड को कैसे रखा गया है? संरक्षित रखा गया है। इसमें सोडियम ऑक्जेलेट मिलाकर ब्लड, देखिए ब्लड इसमें रखा गया है, सोडियम ऑक्जेलेट मिलाकर इस ब्लड इस थैले के अंदर, ठीक है। अब देख गए। चलिए आप आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड के बारे में। प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त में अंतर हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग समझ जाएंगे खुद ही। पहली बात ध्यान दीजिएगा, प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीकृत रक्त। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकृत रक्त। वह इम्प्योर ब्लड को क्या कहा जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहा जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हिंदी में क्या कहा जाता है? अनऑक्सीकृत रक्त। क्या कहा जाता है? अनऑक्सीकृत रक्त। प्योर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? प्योर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, वहीं इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, वहीं इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा लो यानी कम होती है। प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, वहीं इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। प्योर ब्लड है तो उसका कलर कैसा होता है? लाल कलर का होता है। कैसा होता है? लाल कलर का। वही इम्प्योर ब्लड है तो कलर कैसा होता है? डार्क रेड। कैसा होता है? डार्क रेड यानी गहरा लाल। कोई या फिर गहरा लाल आंसर नहीं देगा तो दे देगा आपको क्या? हल्का बैगनी। क्या देगा? हल्का बैगनी। चलिए प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड को हम लोग थोड़ा सा इमेज से देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा समझ बन जाएगा, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर। आप देख सकते हैं ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपका कौन सा हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देख रहे हैं कि आपको रेड कलर दिख रहा है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये क्या है? डार्क रेड है। डार्क रेड है, ये कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। चलिए आज हम लोग छोटा लेक्चर रखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। आप इसको हो सके तो रिवीजन कर लीजिएगा। आप जैसे भी कर सकते हैं, फास्ट मोड में कर सकते हैं, नोट्स बना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो। धन्यवाद।